एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विथ नम्रता पांडे में। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। जिन लोगों ने इस वीडियो को भी क्लिक किया है, बस 5 मिनट या 2 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, और विकास के विभिन्न आयाम मतलब स्टेज, यानी कि वेरियस स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। जितना भी विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, उसी को हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव या फिर मेंटल डेवलपमेंट, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, सामवेगिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास। और इन सब चीज़ों को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। आपको जो ये स्क्रीन पर थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पहला जो लिंक है वो मिलेगा, और उस वीडियो को देखने के बाद फिर इस वीडियो को देखिए तो आप पूरी तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और जिन्होंने इस क्लास को कल यानी कि पिछले क्लास को देखा है, आज वो कॉपी और पेन लेकर तैयार रहिए। आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न सुनना है और आंसर नोट करते जाना है। आप देखिए, मैंने कल के क्लास में कहा था 40 to 50 क्वेश्चंस आपके सामने में लेकर आएंगे, और बिल्कुल जो हमने आपको बताया है विकास की क्या अवधारणाएं हैं, अधिगम से इनका क्या संबंध है, विकास के कितनी अवस्था है, उसका अधिगम से क्या संबंध है, ये सारे प्रश्न को जब आप देखेंगे तो आपने कल कुछ भी अगर बचा है जिसको कि आप नहीं समझ पाए हैं, समझने में सक्षम नहीं थे, तो इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें इतना अच्छा प्रश्न है कि और सारा चीज़ को आपको दिख रहा है कि सीटेट में ये प्रश्न किस ईयर में पूछा गया था। जिस तरह का आपको पहला दिख रहा है कि ये 2015 में सीटेट में पूछा गया है, ये 2015 में। तो जितने भी प्रश्न अभी मैं आपके सामने में रख रही हूँ, ये सारे प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं। आपने टॉपिक पढ़ लिया है, इससे आपको प्रश्न के प्रकार समझ में आएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको आगे भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण ये क्लास है, और सारे क्लास जितना टॉपिक मैंने बताया है टोटल आपको पढ़ना है, इतने ही महत्वपूर्ण आएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा। मैंने प्लेलिस्ट में भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से बनाया है। उसमें मैंने आपको बाल विकास का पूरा सिलेबस डाल दिया है, ताकि आप किसी भी राज्य का टीचर वाला एग्ज़ाम दें तो आपको उतना ही टॉपिक पढ़ना है। और मैं बिल्कुल प्रयासरत हूँ आप लोगों के लिए एक एक टॉपिक कंप्लीट कराने पर। तो देखती हूँ कहाँ तक मुझे सफलता मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन वगैरह भी आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक उपयुक्त है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में क्या होता है, आपको प्रश्न पे समय देना है। आंसर आपको लगभग सब सही लगेगा, लेकिन जिस तरह मैंने कल का क्लास लिया है, जिस तरह मैंने पिछला क्लास लिया है कि आप फटाफट यहाँ पर आंसर करिएगा। ये देखिए, संवेगात्मक विकास मैंने बोर्ड पर भी बताया है। 2 विकास, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो जब संवेग आ जाए तो आपको यहाँ पर इमोशन याद रखना है, इमोशन। और जब संज्ञानात्मक आ जाए तो वहाँ पर आपको मेंटल याद रखना है, संज्ञान से आपको ज्ञान याद रखना है। ज्ञान जो कि मन से जुड़ा होता है, मानसिक हुआ तो वो हो गया आपका मेंटल यानी कि कॉग्निटिव। तो ये है संवेगात्मक यानी इमोशनल के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कि किसी भी बच्चे का जो संवेग होता है, या जिसको कि हम लोग भाव कहते हैं, उसके अंतर्गत हमने भय पढ़ा था, क्रोध पढ़ा था, घृणा पढ़ा था, आश्चर्य, स्नेह, विषाद, ये सभी संवेग के उदाहरण हैं। और आयु जैसे जैसे बच्चे का बढ़ता है वैसे वैसे संवेगों का भी विकास होते रहता है। तो देखिएगा, इस प्रश्नों के साथ हम लोग और भी नया काफ़ी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, इसीलिए क्लास बड़ा होगा, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे उपयुक्त इसमें से संवेगात्मक विकास के लिए कौन सा है, यहाँ आपको समझना है। तो यानी कि उसकी भावना जो है, उसकी भावना का जो विकास होगा, यानी कि वो आज़ाद होकर हंस सकता है, आज़ाद होकर वो स्नेह दिखा सकता है, आज़ाद होकर वो खुशी जाहिर कर सकता है, बिना किसी से डरे हुए। अगर किसी बात से उसको तकलीफ़ है तो वो गुस्सा दिखा सकता है। उसके लिए उसको कक्ष में एक प्रजातांत्रिक प्रवेश चाहिए। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक आप समझते हैं, लोग जान रहे हैं। लोकतांत्रिक यानी कि किसी के अंदर
लेकिन यहाँ है प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कि उसको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं हंस भी रहा हूँ, क्रोध भी कर रहा हूँ, रो भी रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, स्नेह है, कुछ भी है, तो मैं आज़ाद हूँ, यहाँ पर मुझे कोई डराने वाला नहीं है। तो उस संवेगात्मक विकास, जिससे कि उसका विकास और आगे बढ़ेगा, वो किसी भी बात को उत्साहित होकर आपके सामने में जाहिर कर सकता है, और वो तभी कर सकता है जब उसको प्रजातांत्रिक परिवेश मिले। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी और जब आप देखेंगे तो अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। इस तरह का जब ऑप्शन आए तो आप ये समझिएगा, बच्चों को आगे बढ़ाने में जितना अध्यापक का रोल होता है, उतना माता पिता, उतना समाज, सबका रोल होता है। अब फिर यहाँ कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, ये सब नहीं होगा, सब मिलता जुलता है। ये आप देखेंगे प्रजातांत्रिक परिवेश, जो कि 2015 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ये भी 2015 में पूछा गया है। प्रश्न को समझिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, आपने बाल्यावस्था को देखा है, 6 से 12 वर्ष के उम्र को बाल्यावस्था कहते हैं, और 6 से 9 जो है ये आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था हो गया, जो कि मैंने तोड़कर बोर्ड पर आपको बताया है। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि 6 से 9 वर्ष के उम्र में कौन ऐसा है निम्नलिखित में से जो उस बच्चे के व्यवहार को, उस बच्चे की क्या भूमिका होती है, क्या वो करता है, इसकी जानकारी अध्यापक को या किसी और को दे सकता है? निम्नलिखित में से कौन? तो ये भाई बहन एवं अध्यापक नहीं। अगर भाई बहन घर में है, अध्यापक स्कूल में है, अध्यापक हमेशा बच्चे के भूमिका और व्यवहार को जानने के लिए पीछे नहीं रहेगा। अध्यापक एवं साथी, ये भी नहीं। साथी एवं माता पिता, ये भी नहीं। बल्कि घर के परिवार में जो लोग हैं, माता पिता एवं भाई, ये बच्चों की भूमिकाओं और व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर इस बुक में भी गलत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु, अब देखिए यहाँ कैसे कैसे दिया है ऑप्शन, कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? अब जो सिर्फ और सिर्फ बाल्यावस्था पढ़ा है और उस बाल्यावस्था में उन्होंने 6 से 12 पढ़ा है, ऊपर मैंने अभी लिखा है। लेकिन आप एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जिस तरह मैंने आपको बताया 0 से 6 और 6 से 12, 12 से 18, बस इतना ही हमें पढ़ना है। लेकिन इस चीज़ को एक तरह से और माइंड में रखिएगा, 0 से 6 और 6 से फिर 11, यहाँ 6 से जब 6 तक बाल्यावस्था माना गया है, तो कई लोग समझते हैं कि फिर हम 6 से क्यों शुरू करें, इसीलिए बाल्यावस्था को 0 से 6 वर्ष मानने के बाद फिर 6 से 11 वर्ष माना गया है, कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो इसमें आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आप ये यहाँ ऑप्शन ही देख लीजिए, 6 से 12 तो है नहीं, 11 वर्ष है, तो इसमें आपको नहीं कन्फ्यूज होना है। 1 साल का अगर कहीं फ़र्क आपको लगे, जैसे 12 से 18 हम लोगों ने कल पढ़ा, लेकिन 11 से 18 भी आपको समझना है, माइंड में रखना है। और यहाँ 6 से 11 लास्ट हुआ है, तो 11 से 18 हुआ है, 18 से 24 हुआ है, जन्म से 6 वर्ष हुआ है, यानी कुल मिलाकर शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष रखा गया है। तो बाल्यावस्था जिन्होंने पढ़ा है और 6 से 12 या 6 से 11 पढ़ा है, तो यहाँ पर तो जो 6 से 12 भी अगर आप लोगों ने कल पढ़ा है, तो आप बिल्कुल ये सब तो आप नहीं जवाब देंगे, ये टिक करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप रुकिएगा, ये कह रहा है परवर्ती बाल्यावस्था, और परवर्ती मतलब होता है लेटर, LATR लेटर, और लेटर मतलब होता है कि बाल्यावस्था के बाद, बाल्यावस्था के बाद, जब लेटर मतलब के बाद हो गया, परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी यानी बाल्यावस्था के बाद की श्रेणी। तो बाल्यावस्था किस उम्र में खत्म हो गया? 6 से 11 वर्ष में खत्म हो गया, तो इसके बाद क्या शुरू होगा? 11 से 18 वर्ष। तो आंसर आपका ये होगा, यहाँ नहीं फंसिएगा। ऐसे प्रश्नों में इस तरह से आपको समझना होगा कि परवर्ती क्या हुआ। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास। देखिए पहला प्रश्न आपने देखा था संवेगात्मक, जिसको कि इमोशन कहते हैं, ये संज्ञान आ गया। ज्ञान जैसे आए तो आपको सोचना है ज्ञान यानी मन, उसके मन में जरा सा भी ज्ञान नहीं है, उसको जरा सा भी बुद्धि नहीं है, तो इसको आप तुरंत मेंटल से जोड़ लीजिएगा, दिमाग से। जिसके पास दिमाग ही नहीं है उसके पास ज्ञान कहाँ से आएगा, बुद्धि कहाँ से आएगी? तो ये हो गया आपका मेंटल डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ये 2014 में पूछा गया है। तो मेंटल डेवलपमेंट जो है किसके द्वारा समर्थित होता है, यानी कौन इसको समर्थन देता है? तो जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना ही मेंटल विकास है, ऐसा नहीं है। अगर हम
बिल्कुल सुनियोजित परीक्षा का आयोजन करते हैं, बच्चा परीक्षा दे रहा है, नंबर ला रहा है, तो हम समझेंगे कि इसका बिल्कुल मानसिक विकास हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, जो पारंपरिक पद्धतियों को, जो एक्टिविटीज चलते आ रहा है उसको अगर बच्चा कर रहा है तो हम समझेंगे कि इसका मेंटल विकास है, वो भी नहीं है। मानसिक विकास के लिए, ये बच्चे के लिए नहीं, आप और हम भी अगर कल्पना करेंगे तो कोई अच्छा डिसीजन जो है हम लोग अच्छे मौसम में, अच्छे वातावरण में ले सकते हैं। नहीं तो जैसे आप देखते हैं चिड़चिड़ा मौसम जब होता है, धूप अधिक तेज़ होती है, तो वहाँ पर लोग डिसीजन पूरा झल्लाया सा रहता है, और मौसम अगर अच्छा होता है तो इंसान का मन खुश होता है। इसी तरह बच्चे का जो मानसिक विकास है वो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में उपलब्ध होगा। विविधतापूर्ण बोले तो विविधतापूर्ण, कई चीज़ों से, विविध तरह से पूरा वातावरण जो है वही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करता है। अगला देखेंगे आप, मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, यानी कुछ सीमा तक नहीं माप सकते हैं, 1 और 2। जब ये, चूँकि हमने विकास पढ़ा है लेकिन विकास वृद्धि ये सब नहीं समझा है कि क्या मात्रात्मक है, गुणात्मक है, लेकिन 23 टॉपिक हमें कवर करना है जिसमें हमने 1 कर लिया है, तो आगे हमें इस टॉपिक का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है, मानव का जो विकास है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मात्रात्मक, आप देख रहे हैं कि आपके शारीरिक वृद्धि हो रही है जो कि आपको दिख रहा है। शारीरिक वृद्धि हुई, बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी हाइट अभी 4 फीट थी, फिर ये 5 फीट का हुआ, ये तो है मात्रात्मक, मात्रा के अनुसार वृद्धि हो रही है। लेकिन वैसी वृद्धि, वैसा विकास जो कि दिख ही नहीं रहा है, जैसे कि कद बढ़ रहा है, कद तो बढ़ ही रहा है, हम लोग देख रहे हैं, मात्रात्मक विकास है मात्रा के अनुसार, लेकिन कद के साथ साथ आयु भी तो बढ़ रहा है और आयु हमें दिख नहीं रहा है। तो ये दोनों मिलाकर मात्रात्मक और गुणात्मक, तो मानव का विकास जो है ये दोनों होता है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास करती है। स्वनियंत्रित, पृथक, अलग, और यहाँ उम्र पर फोकस दीजिएगा। उम्र से ही आपको अंदाज़ा लगाना है ये शैशवावस्था की बात है या बाल्यावस्था की बात है या किशोरावस्था की बात है, बस 3 अवस्था में हमें फोकस करना है। तो यहाँ पर समझेंगे कि क्या है स्वायत्तता और क्या है स्वनियंत्रित। पृथक मतलब अलग, स्वनियंत्रित यानी वो अपने आप को, स्वनियंत्रित यानी अपने आप का नियंत्रण वो खुद करती है, अपने आप को वो खुद कंट्रोल कर रही है। तो ये निम्नलिखित में से किस भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है? किशोरावस्था पक अक्खड़पन। अब लोग सोचेगा 12 से 18 किशोरावस्था है तो यही हो सकता है। नियमों के प्रति घृणा या परिपक्वता, ये भी नहीं, ये स्वायत्तता होगा, क्योंकि स्वायत्तता का भी मतलब होता है स्वयं का संचालन करना, और यहाँ भी है स्वनियंत्रित, तो आपका हो जाएगा स्वायत्तता। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? इस चीज़ में आपको याद रखिएगा, कोई भी बच्चा अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन क्यों करेगा, यानी कि ये बात मिथ्या है, यानी कि ये बात गलत है। तो मिथ्या बात मैस्लो ने इस प्रकार का कहा है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, और ये सीटेट 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। मुक्त रूप से यानी स्वतंत्र होकर, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, लेकिन 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव जो है, अपना गुस्सा जो है वो चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, बल्कि वो अपने कंधे, गर्दन, इसकी जो पेशियां हैं उसको तान करके, या उसकी पेशियां तन जाती है, इस तरह से वो अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो उसका जो ये व्यवहारिक परिवर्तन है, ये इसका सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है? और ये सीटेट 2014 में पूछा गया है। आप ध्यान देते जाइएगा कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है। तो इसका स्पष्ट मतलब है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, इसका कोई तथ्य बैठ नहीं रहा है, हमने कल भी इसको देखा है, विकास निरंतरीय होते रहता है, ये सही है, ये सब सही है, ये सबको हमने पढ़ा है। लेकिन देखिए कैसे कंफ्यूज किया है, पहले लाइन में हम लोगों ने विकास के बारे में पढ़ा है कि विकास क्रमिक प्रकार से होता है, यही ऑप्शन दे दिया है, निरंतरीय होता है, अब दोनों सेम है, इसीलिए ए भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको रुकना है। और तीसरा जब देखेंगे कि अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, ये भी सही है, लेकिन ये तीन ऑप्शन तो ऐसा कुछ नहीं है कि ए बी सी तीनों सही है। चौथा जवाब देखेंगे कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है, तो ये महत्वपूर्ण है। अगर किसी बच्चे का विकास हो रहा है तो उसके विकास में विभेद भी होगा और एकीकरण भी होगा, यानी कि उसका विकास एक तरह से भी हो सकता है और विभेद यानी कि अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। तो ये लाइन जो है इस तीनों बातों को
साबित कर देता है। तो इसको ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न है आपका, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो कल हमने पढ़ा था मानव विकास को किस किस क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो हमने तो कल बहुत पढ़ा था, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक, सामवेगिक, मनोगत्यात्मक। लेकिन आपके सामने में जो ऑप्शन है उसके अनुसार आपको देखना है। पहला तो शारीरिक होगा ही, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इसमें शारीरिक नहीं है, इसमें शारीरिक है तो ये मनोवैज्ञानिक है। तो आपको यहाँ ढूंढना है, आपने शारीरिक पढ़ा है, संज्ञानात्मक पढ़ा है, संवेगात्मक पढ़ा है और सामाजिक पढ़ा है, 2 नंबर आपका होगा। लेकिन यहाँ देखेंगे आप आध्यात्मिक आपने नहीं पढ़ा है, यहाँ पर भी आपका आध्यात्मिक है, ये आपने नहीं पढ़ा है, और यहाँ आपका मनोवैज्ञानिक विकास है, ये भी आपने नहीं पढ़ा है। तो आपका आंसर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है बच्चों का। अब विकास शुरू होता है कहाँ से, आपने कल इसको बहुत रटा है, जो कि गर्भ से ही विकास शुरू हो जाता है, यानी प्रसव पूर्व अवस्था से, प्रसव होने के पहले की अवस्था से विकास शुरू हो जाता है। और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है, आप कैसे ये चेक करेंगे कि बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, यानी संज्ञानात्मक, फिर वही बात ज्ञान यानी मन यानी मानसिक यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। तो आप कैसे चेक करिएगा बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, ये 2011 में पूछा गया है, ये 2011 में पूछा गया है। तो क्या खेल के मैदान में, आप सोचिए खेल के मैदान में आप बच्चे को लेकर जाते हैं, वो फुटबॉल से खेल रहा है, वो क्या कर सकता है, या तो वो फुटबॉल को फुट से प्ले करेगा, पैर से मारेगा, या तो बॉल नीचे है दूर गया है तो वो पास लाएगा, और पास है तो उसको दूर फेंकेगा। बस इतना ही उसको जो सबको देखेगा, जो जानते वो आ रहा है उसी काम को वो करेगा। तो यहाँ उसके जो मानसिक विकास है इसका पता नहीं चल पा रहा है। ऑडिटोरियम में ये भी नहीं है, गृह में यानी कि घर में, तो घर में भी उसके मानसिक विकास का पता नहीं चलेगा, उसके मानसिक विकास का पता चलेगा विद्यालय और कक्षा में, ताकि जब शिक्षक क्लास में एंट्री करता है तो क्या बच्चा शिक्षक को देखकर खड़ा हो रहा है, क्या बच्चा अपने प्रेजेंट होने का वहाँ पर इजहार कर रहा है, हाँ मैं क्लास में उपस्थित हूँ। हर तरह का विद्यालय और कक्षा में क्या है, उसके मानसिक विकास में हर तरह की चीज़ों को देखा जाएगा। शिक्षक आए, अब खड़ा होना है, अब मेरा अटेंडेंस बन रहा है, मुझे हाजिरी बनाना है। अब ये शिक्षक मैथ वाले हैं, मुझे मैथ की कॉपी निकालनी है। अब ये दूसरी घंटी चल रही है, मुझे हिंदी की कॉपी निकालनी है। तो यहाँ पर कक्षा और विद्यालय में ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आपका हो गया। आगे है आपका, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि हमको ये तय करना है कि बच्चे का सही विकास हो रहा है, उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन सही है कि गलत है, आपको बताना है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आपका मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। आपका यहाँ पे भाषाई विकास जो है, एक भाषाई विकास थोड़ा सा हटकर है कि अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा भी है तो उसकी भाषा का विकास हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि शारीरिक विकास से ही आपके विकास के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। आपका शरीर स्वस्थ है, आप कहीं भी चल कर जा रहे हैं, आपका माइंड तेज है, आप कहीं जा रहे हैं तभी आप 10-20 लोगों में बोल रहे हैं, तो ये जो है आपका कि गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ये गलत है, सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर है। ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले स्थान पर शारीरिक विकास ही है, क्योंकि विकास तो गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है, ये आपको पता है। और कौन सा विकास पहले है, ज़रूरी नहीं है कि जो 5 साल का बच्चा अगर बहुत स्वस्थ दिख रहा है, उसका शरीर का विकास बढ़िया से हो रहा है, लेकिन वो 4 साल के बच्चे के मुकाबले थोड़ा सा सुस्त है, तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो है आपका सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, तो ये आपका सही है। और चौथा नंबर आप देख रहे हैं गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, ये नहीं होगा। अगला है आपका, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यानी किसी प्रकार के, आपको लोग कहता है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यानी आपकी समझदारी, आपकी धारणा क्लियर हुई। आप समझेंगे कहाँ से, दिमाग से, यानी कि बुद्धि से। इस चीज़ को आपको जोड़ना है। अब इस चारों में हमको देखेंगे कि दिमाग से क्या जुड़ा हुआ है, शरीर, संवेग, सामाजिक नहीं, ये बुद्धि। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप जो सोच रहे हैं, आपका जो सोच जो है वो क्लियर हुआ, तो ये है आपका बौद्धिक विकास। ये भी 2011 में पूछा गया है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। अब आप देखेंगे इसी प्रश्न को आपने ऊपर में देखा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ प्रभावित किया जा सकता है, और यहाँ है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। यह है विद्यालय एवं
कक्षा पर्यावरण, तो ये बहुत ही अच्छा आपको, और जितना भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगी सारे टॉपिक का इसी तरह से आपको प्रश्न मैं सामने में दूंगी, ताकि आप टॉपिक में ज़रा सा भी कन्फ्यूजन रह गया है तो इससे समझ लेंगे। और अगर आपने टॉपिक को नहीं देखा है पूरा तो आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। हज़ारों वीडियो क्लिक करते रहेंगे लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कल मैंने किशोरावस्था के बारे में आपको बताया था, यौन संबंधी समस्या या फिर ध्यान केंद्रित करने वाली बात। और किशोरावस्था में ही बच्चा अपना जो है अपने उम्र का समूह बनाने लगता है, तो यह है आपका किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखेंगे आप, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा की लंबाई, मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, 12 से 14 वर्ष में लड़कियों के शरीर में अधिक तेजी से वृद्धि होती है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई, तो यहाँ लड़के हो जाएंगे। कैसे आपको, क्योंकि ये चारों ऑप्शन कन्फ्यूज वाले हैं, पहले लड़कों हो जाएंगे। अब ये नहीं होगा, दो है, अब दोनों में लड़कों है। अब देखिएगा यहाँ लड़कियों हो जाएंगे, यानी लड़के की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि लड़की फिर लड़की की अपेक्षा लड़कों की लंबाई, यानी लड़की के बाद तुरंत लड़की आएगी, तो ये आपका 2 नंबर हो गया, लड़कों। देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न होते हैं और किस तरह से कन्फ्यूज होना पड़ता है। अब आगे आप आइएगा, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? बाल विकास का अध्ययन, यानी बालक का जो विकास हो रहा है उसके अध्ययन में हम लोग क्या क्या समझेंगे? तो हमने लास्ट में, कल पिछले क्लास के लास्ट में हमने सब कुछ ये सब बताया था कि आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है। ये बाल विकास का अगर आप अध्ययन करेंगे, जो मनोवैज्ञानिक ने बालकों के विकास का अध्ययन किया है, तो मनोवैज्ञानिक ने इन सारे प्रश्नों को एकत्रित किया है। आयु के साथ होने वाले जो परिवर्तन है उसका क्या स्वरूप होता है, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, या फिर बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक और परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी हैं। तो ये सभी अध्ययन के अंतर्गत शामिल होता है, तो इसका आंसर होगा ये सभी। अब देखिए, आपने बाल विकास के टॉपिक से भी जुड़ा हुआ 3 लाइन समझ लिया। आगे है आपका विकास की प्रक्रिया में। देखिएगा, मैंने कल इसको बताया था लेकिन मैंने 3-4 शब्द ही बोर्ड पर लिखा था। यहाँ आप अगर आपने कल का नोट्स बनाया है तो आप लोगों में से जिन्होंने बनाया है कमेंट कर जरूर बताइएगा किन लोगों ने हाथ से लिखकर नोट्स बनाया है। और दूसरी बात, जब आपने विकास की प्रक्रिया लिखा है तो उसमें मैंने लिखाया था आपको आदत, स्वभाव, दृष्टिकोण, रुचि, व्यवहार, ये सब भी शामिल है विकास की प्रक्रिया में। लेकिन यहाँ कुछ और भी नए शब्द हैं, जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार मैंने बताया था। यानी कि टोटल शब्द को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। यहाँ डेढ़ में भरना है। तो ये दृष्टिकोण भी होगा, रुचि भी होगा, स्वभाव भी होगा, आदत भी होगा। मैंने 4 चीज़ बताया था, 3 चीज़ नहीं। क्या पता आपको ये 4 चीज़ प्रश्न में दे और 3 नीचे में दे, इसीलिए आप ये सारे शब्दों को याद कर लीजिएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आगे है आपका, कौन सी पाठचर्या सबसे उपयुक्त है? पाठचर्या, ये देखिए, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल कैसा पाठचर्या होना चाहिए? तो क्या बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल होना चाहिए? देश की सभ्यता संस्कृति के अनुरूप, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुरूप, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह है बालक के शारीरिक व मानसिक अंतर संबंधों के अनुकूल। बालक का जो हम जिस बालक को पढ़ाएंगे, हम देखेंगे ना उसकी मेंटल डेवलपमेंट उसका कहाँ तक है। बच्चा 5 में पढ़ रहा है, उसको हम 10th का नहीं पढ़ा सकते हैं। तो कोई भी पाठचर्या होनी चाहिए तो ये बालक के मानसिक विकास के अनुसार होनी चाहिए। और निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक, ये दोनों एक ही चीज़ है, मानसिक और संज्ञानात्मक दोनों, या तो आप इस दोनों को मेंटल कह लीजिए या तो फिर कॉग्निटिव कह लीजिए, ये दोनों एक ही है। मैंने इंग्लिश और हिंदी के साथ बताना शुरू किया है और आशा है कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है वो जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन पूरा डिटेल में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक विकास में सबसे अधिक मददगार होता है? कौन सा विकास बच्चे को मानसिक डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का मदद करता है? ये शारीरिक विकास या फिर सामवेगिक विकास या फिर भाषाई विकास, कौन विकास बच्चे के मानसिक विकास में मदद करता है? ये है शारीरिक विकास। शरीर स्वस्थ रहेगा तो बच्चे का मेंटल डेवलप खुद होने लगेगा। और निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? प्रश्न को देखिएगा, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो
ये जो है बुद्धि से बालक का सामाजिक विकास नहीं होगा। तर्क शक्ति अगर बालक के पास है तभी बालक का सामाजिक विकास होगा, ऐसा नहीं है। भाषा का प्रयोग से सामाजिक विकास होगा, नहीं है। बच्चे का सामाजिक विकास समाज से होता है, इसलिए इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला देखेंगे, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। सार्थक मतलब सार्थक, आप समझ रहे हैं कि ये काम मेरा सार्थक हो गया, यानी इस काम को जो मैंने मेहनत किया, मान लीजिए इस वीडियो को मैं बना रही हूँ, आप लोगों ने देखा और इस तरह के 10 प्रश्न पूछ लिए, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा ये प्रयास सार्थक हो गया, यानी सफल हो गया। तो सार्थक अधिगम जो है, यानी कि जो सीखना है, सार्थक सीखना, ये प्रक्रिया जो है विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। आपने पढ़ा है, ये शैशवा अवस्था में ही अधिक मेहनत करना होता है, 0 से 6 वर्ष में, यही है सार्थक अधिगम। यहीं पर बच्चा तेज़ी से सीखता है। 6 वर्ष तक बच्चे को बहुत नाजुकता से आगे बढ़ाया जाता है। तो सार्थक अधिगम का यही अवस्था है। और आगे का प्रश्न है, सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक या औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है। अगर बच्चे स्वतंत्र खेल रहे हैं, अनौपचारिक, औपचारिक, योग, खेल, हर तरह की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, तो किसके लिए? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, ये सभी के लिए। आप समझ सकते हैं, खेल कूद से शरीर स्वस्थ रहेगा, मन उसका फ्रेश रहेगा, सामाजिक लोगों से, समाज के 10 बच्चों से वो जुड़ा हुआ है, तो उसका हर तरह का विकास हो रहा है। अगला प्रश्न हम समझेंगे, बाल विकास के विभिन्न आयाम। देखिए आ गए अब हम लोग विभिन्न आयाम, यानी वेरियस स्टेजेस। बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस बात को समझिएगा, असत्य है। देखिए जो मैंने टॉपिक बताया है उसी से प्रश्न है, और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कौन प्रश्न कब पूछा गया है। तो बाल विकास का जो विभिन्न आयाम है, इसका अधिगम के साथ जो संदर्भ है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। यानी कि इसमें से 3 सत्य है, 1 असत्य है, और लेकिन यहाँ पर यह भी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से इसको समझना है। विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करता है। विकास के जितने भी आयाम हैं, यानी कि जितनी भी अवस्था है, शारीरिक, मानसिक, भाषाई, सामाजिक, सांवेगिक, मनोगत्यात्मक, सब एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, और ये जो आप देखेंगे ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है सबका सबसे। अगला है आपका शारीरिक विकास, विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास सही हो रहा है तो उसका मानसिक और संज्ञानात्मक विकास भी होगा, और ये है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 24 का आपका 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर है बालकों का विकास और अधिगम, ये दोनों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास भी नहीं रुकता है और अधिगम भी नहीं रुकता है, तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, यानी वो शारीरिक विकास उसका नहीं हुआ है, वो उसका शारीरिक विकास के रूप में के तौर पर वो कमज़ोर है। और आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ने की चिंता हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि अगर राजू का शारीरिक विकास नहीं हुआ है तो बाकी राजू किस विकास में पीछे रह सकता है। आपको ये देखना है, क्या संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, किसमें राजू पीछे रह सकता है। तो ये देखेंगे आपने अभी यहाँ ऊपर पढ़ा है कि सभी विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब इसकी शारीरिक विकास से ही राजू पीछे है, तो ये सभी विकास में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है, यानी कि ये सभी। ये का देखेंगे आप अगला प्रश्न, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास के एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं विकास की, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। आप 6 महीने के लिए कुछ बच्चों के विकास को देखना चाहते हैं, उसको नोट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे। लंबाई ही सिर्फ विकास नहीं है, विकास हमने कई तरह का पढ़ा। प्रत्येक माह उनकी वजन तोलेंगे नहीं, प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जाँच करेंगे। बिल्कुल ये है। और ये फिर है प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन, तो ये सब नहीं होगा, ये होगा आपका। अगला देखेंगे, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। अगर बालक का संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक यानी इमोशनल, बात पे वो इमोशनल हो जाता है बालक, उसका संवेगात्मक विकास हो रहा है, तो वो निम्नलिखित में से किस विकास को प्रभावित कर रहा है। तो शारीरिक विकास को भी, क्योंकि सभी विकास का एक दूसरे से आंतरिक संबंध है, अभी आपने ये पढ़ा है, आपस में घनिष्ठ संबंध है, तो ये सभी विकास को प्रभावित करेगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए
अभी तुरंत आपने थोड़ा सा पीछे पढ़ा था कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। समवयस्क समूह यानी अपने उम्र के, समवयस्क यानी कि वो जिस उम्र का है उसी उम्र के समूह में वो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, वो किशोरावस्था था। और उसी प्रश्न को यहाँ देखिए कैसे पूछा है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो किशोरावस्था। और वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वृद्धि विकास टॉपिक पढ़ेंगे तब आपका और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर पूछा गया है तो इसका जवाब देना है। तो ये प्रश्न है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित है। दूसरा है, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग है। ये जो बी नंबर है इसको यहाँ पर समझिएगा कि ये पूरा जो है आपका विकास है जो कि जीवन पर्यंत चलते रहती है, और वृद्धि जो है इसका एक भाग है, यानी कि बच्चा 18 साल तक जितना उसके शरीर में वृद्धि हुआ उसके बाद ये रुक गया, और लेकिन विकास अभी जारी है। तो इसका मतलब है कि वृद्धि विकास का एक भाग है, ये बिल्कुल सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। और जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवन पर्यंत ये चलती रहती है। लेकिन ये जो है कि वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित है। तो वृद्धि का कोई क्षेत्र असीमित नहीं है, ये नहीं होगा। तो आंसर हो गया आपका बी और सी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सबसे अधिक होती है। आपने ये देखा है बच्चे किस अवस्था में सबसे अधिक सीखते हैं, आपने कल इसको पढ़ा है। तो ये मानव विकास की ये 6वां अवस्था है, 0 से 6 वर्ष में बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं। इसी वर्ष में मैंने आपसे कहा था कि बच्चे अगर कुछ पूछ रहे हैं थड़बड़ा के जवाब नहीं देना है, क्योंकि उसके माइंड में सेट हो जाता है। और 6वां अवस्था का जो बाल्यावस्था आपने पढ़ा था, इसमें बच्चा अनुकरण तो हर चीज़ को करता है, यानी कि वो पढ़ने में वो रुचि लेता है, लेकिन सीखने की चेष्टा कम होती है। तो ये आपका हो गया 6वां अवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न को समझिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में किस अवस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। जब हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो मानव के किस अवस्था में जो विकास होता है उसका अध्ययन करते हैं, तो सभी अवस्था में। 6वां अवस्था का भी हमने अध्ययन किया, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का, बस इसी 3 अवस्था को मानव शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है। इसको नहीं देखा जाता है, जो कि मैंने कल इसको डिटेल में समझाया है। तो आपका हो गया ABC। अगला प्रश्न है आपका, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। उसके वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर मानव का विकास होता है, यानी कि उसकी जो वृद्धि है और वातावरण से जो उसको परिपक्वता मिल रही है, इससे मानव का विकास इस पर निर्भर करता है। फिर नीचे आप देखेंगे प्रश्न, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ किस परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो वृद्धि शब्द का जो प्रयोग होता है, अभी तुरंत आपने देखा था, जो पढ़ा था मात्रात्मक और गुणात्मक या परिमाणात्मक। तो ये वृद्धि शब्द का प्रयोग होता है परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए। तो आगे आपका परिमाणात्मक यानी इस दोनों में से कोई एक होगा। तो परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक, उसके साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो यानी कि 2 बार परिमाणात्मक उसके बाद व्यवहारिक आएगा, तो आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे आप, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या। प्राथमिक स्तर यानी कि आप प्राथमिक शिक्षक हैं, तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें से क्या होनी चाहिए कि आप पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं बच्चे को, नई नई कहानियाँ प्रिंट वाली किताब देखकर, या फिर विषयों में आपको अच्छा ज्ञान है, या फिर आप तरह तरह के शिक्षण पद्धति में के ज्ञान की दक्षता रखते हैं, या धैर्य और दृढ़ता। तो जब हम प्राथमिक स्तर के बच्चे को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमें धैर्य की आवश्यकता होती है कि धैर्य के साथ हमें बिल्कुल दृढ़ हैं। बच्चा अगर एक सवाल 10 बार भी कर रहा है तो हम अपना धैर्य नहीं खो रहे हैं और उसके सवालों का बिना मारे, बिना पीटे, बिना गुस्साए, बिना आँख दिखाए जवाब दे रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर हम मानते हैं कि किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास है तभी उसका सभी विकास हो सकता है, हर तरह का विकास, इसके लिए हमें किस पर ध्यान देना होगा, तो पौष्टिक आहार पर, शारीरिक व्यायाम पर, मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतों पर, यानी कि ये सभी। अगला देखेंगे, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। मैंने कल बताया है, यौन संबंधी समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, तो किशोरावस्था के बाद ही व्यक्ति परिपक्व हो जाता है।
जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं। यानी कि जब किशोरावस्था की बात है, वो अपना किसी मसले में निर्णय ले सकता है, बिल्कुल मैच्योर्ड हो गया है, तो इस विकास को क्या कहते हैं, तो उसकी बुद्धि मैच्योर्ड हो गई है। बुद्धि से हो गया आपका ज्ञान, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। आगे है आपका शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सबसे अधिक है। आपने कल पढ़ा था बाल्यावस्था में कहा जाता है आप अलग अलग तरह की विधियों का प्रयोग करिए शिक्षण के लिए, तो बाल्यावस्था। और मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, इस तरह की भावनाएं बाल विकास की किस अवस्था में आती है। तो ये सब जो अकड़ वाली बात होती है ये सब किशोरावस्था में ही आती है। उसने मुझे नहीं टोका तो मैं उससे क्यों बात करूँ, मैं उससे कम नहीं हूँ, ये सब जो है एटीट्यूड, ये सब किशोरावस्था में ही आता है। अगला है आपका विकास के विभिन्न आयाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को देखिएगा तो जो विकास के विभिन्न आयाम हमने देखे थे, विकास के विभिन्न स्टेज देखे थे, उसमें कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, ये सभी आते हैं। दूसरा है कि भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। अब देखिए यहीं पर आपको लगने लगा कि संदेह भरा है, क्योंकि इसमें ABCD नहीं करके पूछा है, 4 ऑप्शन ही दिया है। तो जो भी हमारा मेंटल डेवलप है या लैंग्वेज है या फिर इमोशन है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट, ये क्या अलग अलग आयु में एक तरह से थोड़ी होता है। आयु बढ़ते जाएगा तो विकास भी उसका बढ़ते जाता है। तो ये वाला आपका 3 नंबर गलत है, बाकी ये 1, 2 और ये 4 सही है। अगला प्रश्न है आपका किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक उसी प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब देखिए ये प्रश्न मैंने कल भी बोर्ड पर बताया था कि अब जो इसका विकल्प है ये चारों सही है, लेकिन सबसे अधिक जो उपयुक्त है आपको उसका चयन करना है। प्रश्न क्या है कि जो निरंतर बदलता वातावरण लगातार बदल रहा है, आप एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में जाइएगा तो वहाँ आपको बदला हुआ वातावरण मिलेगा, और उसी तरह के सोसाइटी में अगर कोई भी बालक अपने आप को समायोजित कर लेता है तो वहाँ यानी कि उसी वातावरण में अपने आप को घुल मिल कर लेता है, घुला मिला लेता है, घुल मिल जाता है, तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। यानी कि आपको जो विकल्प दिया जाएगा वो सभी उपयुक्त हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो यहाँ देखेंगे आप भाषाई विकास भी होता है, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो बच्चा गया है उस सोसाइटी का अगर अलग भाषा है तो धीरे धीरे बच्चा वहाँ सीख जाएगा, तो वहाँ उसकी भाषा का भी विकास होगा, शारीरिक विकास भी होगा, खेल कूद कर रहा है, संवेगात्मक विकास भी होगा, धीरे धीरे अगर घुल मिल जाएगा, सामाजिक विकास होगा, अलग अलग बच्चों से दोस्ती होगी तो कहीं रूठना, कहीं मनाना, कहीं हंसना, कहीं क्रोध। लेकिन ये सभी डिपेंड करता है उसके मेंटल विकास पे। उसको मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए कि ये एक नए समाज में मैं आया हूँ, यहाँ मुझे अपने आप को समायोजित करके रहना है, तो सबसे पहले यहाँ पर उसका मेंटल डेवलपमेंट आता है। देखिए सब कुछ सारा विकास सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त पूछा है तो ये है आपका संज्ञानात्मक। और ये आपका आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। सभी बच्चों का स्वस्थ, अगर ये समझ में नहीं आया तो यहाँ से आगे बढ़ जाइए, मैं भी आगे बढ़ रही हूँ और आप लोग खुद समझ जाइएगा इसका सही आंसर क्या है। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य है। अगर यहाँ पर रहता पहली शर्त है तो ये सत्य होता, लेकिन यहाँ है नहीं है तो ये नहीं होगा। अगला है मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो सब विकास का एक दूसरे से संबंधित, फिर मानसिक और भाषाई विकास ही सामाजिक विकास और अधिगम को प्रभावित कैसे करेगी, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये भी नहीं होगा। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका है। ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि जब तक बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है तो उसका संतुलित विकास नहीं हो रहा है, ये आप तय नहीं कर सकते हैं। तो ये भी गलत है। सही आपका ये है कि दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। तो ये 43 मैंने कहा था 40 से 50 के अंदर प्रश्न आपको सामने में दिए जाएंगे आपके सामने में। और 43 प्रश्न अगर आपने शुरू से लास्ट तक देखा तो आपने इस टॉपिक को विकास की अवधारणा और एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, आपने कंप्लीट कर लिया। और आपने देखा इससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने जो अपडेट देखा
तो आपका एक टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों में से किसी ने पिछले क्लास को देखकर इसको देखा है तो काफ़ी कुछ सहायता मिली है। जिनको सहायता मिली है वो भी कमेंट करें, जिन्होंने कल के क्लास से नोट्स तैयार किया है वो भी कमेंट्स करें। और वीडियो हेल्पफुल है लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट चेक करिए। जिन्होंने 2 क्लास नहीं देखा है वो दोनों क्लास को देख लीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ।